हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव मॉडल टेस्ट पेपर का सेट 1। हम लोग इसका विद सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ करके आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन एक लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। तो यहाँ देखिए, कॉलेज, स्पोर्ट क्लब और हॉस्पिटल ये एक लाभ न कमाने वाली संस्था है, लेकिन हम लोग से पूछ रहा है कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी, मारुति उद्योग। सेकंड है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है? तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य ट्रेडिंग करना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साझेदारी समझौता कैसा हो सकता है? तो ये ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा सी, ओरल और रिटेन, मौखिक या लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक थोड़ा फॉल्ट है इस क्वेश्चन में। यहाँ इंग्लिश में लिखता है मिनिमम नंबर, बट ऑप्शन में कहीं भी मिनिमम नंबर मेंशन नहीं है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होता है 2। और यहाँ अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में लिखा है असामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 50। तो सभी लोगों को ये ध्यान देना है कि एग्जाम में अगर इस तरह का मिस्टेक होता है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छी तरह से समझ करके तब आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज। गुडविल क्या है? तो गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट उसका अपना खुद का वैल्यू रहता है। ऐसे एसेट्स को हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वेयर 6,000, 13,000 एंड 8,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हमारा होता है, अगर हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालने का है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ करते हैं 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 डिवाइड बाई 3। 6,000, 13,000, 8,000 ये तीनों को ऐड हम लोगों ने किया तो हमारे पास यहाँ आ गया 27,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9,000। अब यहाँ देखिए हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 9,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 9,000 हो गया और नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 2 इज इक्वल टू 18,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे फर्म के लिए क्या होता है? ये हमारे फर्म के लिए इनकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस एंड इन विच रेशियो। कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और किस रेशियो में कर रहा है। तो जब भी हम लोगों को ये पता नहीं रहेगा कि सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए, सेक्रीफाइस एंड गेन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो से माइनस करेंगे न्यू रेशियो को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं x है एंड y है, और x का हमारा ओल्ड रेशियो है 2/5 एंड y का 3/5, और न्यू रेशियो हो गया इक्वली है इसलिए 1/2 एंड 1/2। 2/5 से जब हम लोग 1/2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है, अब ये देखिए ये हमारा माइनस में आ रहा है -1/10। इसका मतलब x को गेन हुआ है। लेकिन अगर हम लोग y को सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं 6 - 5 इज इक्वल टू 1/10। अब ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है
वाई को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो वाई सेक्रीफाइस कर रहा है और किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? तो गेनिंग रेशियो हम लोग एडमिशन जब होता है न्यू पार्टनर का तो भी कैलकुलेट करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी करते हैं, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट करता है तो ओल्ड पार्टनर को जनरली लॉस होता है, लेकिन जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो जनरली पार्टनर को प्रॉफिट होता है। तो अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। तो इसका आंसर होगा बी, किसी भी साझेदार के अवकाश करने पर हम लोग गेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। ए और बी एक पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है 5:4 में। सी एक न्यू पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि अगर कुछ भी और मेंशन नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा 5/4। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये 5/4 आया कैसे? तो देखिए सी को जो 1/5 पार्ट दिया जा रहा है वो इंटू 5/20 ए के द्वारा दिया जाएगा एंड बी के द्वारा दिया जाएगा 1/5 इंटू 4/20। हम लोग जब इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, सॉरी 5/9 होगा यहाँ, 5/9 डिवाइड बाई 4/9। क्या हो गया, 5 डिवाइड बाई 45 एंड 4 डिवाइड बाई 45। तो ये 5:4 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया। हम लोग इसको अच्छे से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग को बस आंसर पता करना है। आंसर जब हम लोग को पता है तो हम लोग को ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो क्या होता है? ओल्ड फर्म डिजॉल्व हो जाता है, पुराना फर्म समाप्त हो जाता है, पुराने साझेदारी का समापन हो जाता है, फर्म और साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बोथ, पार्टनरशिप एंड फर्म दोनों ही डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए बी एंड सी आर पार्टनर विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2। ए रिटायर, फाइंड द गेनिंग रेशियो। तो हम लोगों को पता है कि अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है A:B:3 एंड यहाँ है 5:3:2। तो जैसे ही अगर हमारा ये ए रिटायर किया तो ये 5 खत्म हो जाता है, तो न्यू रेशियो जो बचता है 5:B:C वो क्या होगा, 3:2। इतना इजी क्वेश्चन आएगा तब तो कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग R, S and T were 2:1. The new profit sharing ratio after S retirement is 3:2. The gaining ratio is। तो देखिए जब अगर हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया जाए गेनिंग रेशियो निकालना है तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं। तो हम लोग यहाँ न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए S रिटायर हो गया था, तो S जब रिटायर हो गया तो S हमारा खत्म हो गया। हम लोग R और T के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो R का हमारा न्यू प्रॉफिट जो हो गया 3/3 + 5 एंड 2/3 + 5, और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5 एंड 1/5। अब देखिए हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 - 2 / 5 = 1/5 एंड यहाँ 2 - 1 / 5 = 1/5। तो हमारा गेनिंग रेशियो हो गया 1:1, क्योंकि R और T दोनों को ही 1/5 और 1/5 पार्ट का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा ये 13 का आंसर हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए यहाँ हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए,
रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स बचे रहेंगे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, और जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं उनको उतना से ही क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। तो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म खत्म होता है तो जो भी फाइनल पेमेंट होता है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू होता है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कब बनता है, तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एडमिशन में भी बनता है, रिटायरमेंट के साथ भी बनता है और डेथ के साथ भी बनता है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, करेंट एसेट्स ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है। तो क्या क्या शामिल होता है, डेटर भी होता है, कैश भी होता है, स्टॉक भी होता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं द आइडियल रेशियो इज। तो हमारा आइडियल रेशियो कितना होता है, 1:1। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज। तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला जो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, इन्वेंट्री आवर्तन अनुपात हमारा होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अ कंपनी इज। एक कंपनी क्या होता है, तो एक कंपनी होता है हमारा एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 22, द मीडियन नंबर मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा होगा आंसर 200। किसी भी निजी कंपनी में अधिकतम 200 मेंबर हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा मेंबर किसी भी कंपनी में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डर गेट। तो हम लोग को पता है शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड देते हैं, लाभांश जिसको बोलते हैं, लाभ प्लस अंश, लाभ का अंश, लाभ का एक पार्ट हम लोग शेयर होल्डर को देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर हमारा जो है वो क्या होता है, वो कंपनी का मालिक होता है। नेक्स्ट है पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, वो क्या कहलाती है, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कॉल्ड। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। सिर्फ रिजर्व कैपिटल को ही हम लोग कंपनी के खत्म होने पर मांग सकते हैं, क्योंकि रिजर्व कैपिटल जब कंपनी खत्म हो गया तो रिजर्व कैपिटल का कोई यूजेज नहीं होता है। नेक्स्ट है अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट अ प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के किस सेक्शन के अनुसार हम लोग या कोई भी कंपनी किसी भी अंश पर प्रीमियम देती है, तो यहाँ होगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, ये रियल और नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि जो शेयर एप्लीकेशन होता है वो किसी पर्सन के थ्रू किया जाता है, तो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शेयर इशू टू। तो राइट शेयर हम लोग किसको इशू करते हैं, तो हम लोग प्रमोटर या डिवेंचर होल्डर को नहीं इशू करते हैं, हम लोग जनरली इशू करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसी को हम लोग राइट शेयर इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू। तो हम लोग को पता है कि जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस होता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर होल्डर आर द। डिवेंचर होल्डर क्या है, तो डिवेंचर होल्डर किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एट 12%, 20%, फिक्स्ड रेट 15%। तो देखिए अलग अलग कंपनी के डिवेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन वो जो भी होता है वो एक फिक्स्ड रेट में होता है, इसलिए यहाँ आंसर होगा सी फिक्स्ड रेट। नेक्स्ट हमारे पास है डिवेंचर आर एक्सेप्टेड अंडर द हेडिंग। ऋण पत्रों के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, किस शीर्षक के अंतर्गत, किस हेड के अंतर्गत डिवेंचर आता है, तो ये हमारा आता है लॉन्ग टर्म ग्रोइंग
दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट हमारा है अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर। तो अगर हम लोग अपने डिवेंचर को खुद से कैंसिल कर देते हैं, खुद से उसको परचेज कर लेते हैं, तो हम लोगों को जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। एक कंपनी के पास 2020 एवं 2021 में व्यापारिक प्राप्तियां क्रमशः 1,80,000 थे, किस प्रतिशत की दर से इसमें परिवर्तन हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ भी इंग्लिश में यहाँ रॉन्ग हो गया है, यहाँ 2,80,000 है, 2,80,000 नहीं होगा, यहाँ भी 80,000 ही होगा। तो यहाँ देखिए चेंज कितना हुआ, तो हमारा जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू 20,000 चेंज हो रहा है। तो 20,000 चेंज हो रहा है कितना में, तो 20,000 1 लाख में चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, 20,000 बाई 1 लाख इंटू 100, तो हमारे पास इसको कैंसिल करके आता है 20%। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए 20%। क्वेश्चन नंबर 34। अ कॉमन सेट स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स एज्यूम टू बी इक्वल टू 100। हम लोग एक कॉमन सेट स्टेटमेंट में जो भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो नेट सेल्स पर ही करते हैं, इसलिए नेट सेल्स हमेशा हम लोग 100% ही एज्यूम करते हैं, इसलिए यहाँ हमारा आंसर होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिवेंचर होल्डर रिसिप्ट। डिवेंचर होल्डर जो अमाउंट रिसीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। ऋण पत्रधारी को कंपनी के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है उसको ब्याज कहा जाता है। और अगर एक शेयर होल्डर होता है तो वो जो पेमेंट रिसीव करता है उसको डिविडेंड या लाभांश हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है लाभ हानि विवरण को ब्लैंक भी करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट या आय विवरण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन इन्वेंट्री। जब भी इन्वेंट्री चेंज निकालना है तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक से हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, और अगर एवरेज निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 हम लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, ये जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है। गैर रोकड़ मद नहीं है यानी रोकड़ मद है। रोकड़ मद मतलब कैश रिलेटेड, कैश आइटम, तो यहाँ क्या हो जाएगा कैश सेल्स। एंड 40 एंड लास्ट क्वेश्चन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय लाभांश का भुगतान जो हम लोग डिविडेंड पेड करते हैं वो किस हेड के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, फाइनेंसिंग के अंतर्गत आता है, या इन्वेस्टिंग के अंतर्गत आता है, या नन ऑफ द अबव। तो हम लोग को पता है कि ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने देखा अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव सेट 1 जो झारखंड बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था। हम लोग बहुत जल्द इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम लोग इसका सेट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से अभी सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर डे आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।